हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसएम में। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आज हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला आता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के योग का। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस प्रकार। जैसे कि हम 40 तक लेते हैं कोई संख्या, तो इन सभी संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है। तो इन सभी संख्याओं का योग का सीधा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो अब हम इसे इस फॉर्मूले द्वारा हल करेंगे। तो इसमें n का मान हो गया 40, n प्लस वन हो गया 40 + 1 41 बटे 2। ये 2 से 40 कट गया, ये हो गया 20। तो 20 को 41 से गुणा करते हैं तो ये आते हैं 2 8 820। तो इसका आंसर हो जाएगा 820। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बट्टे 6। ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है। तो हम इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास 20 की स्क्वायर तक दिया गया है। तो अब हमें इनके वर्गों का योग पूछ लिया जाता है। तो इनके वर्गों का योग हम इस फॉर्मूले द्वारा इसे हल करेंगे। तो इसमें n का मान हो जाएगा 20, 20 n+1 हो जाएगा 21, n 2n+1 हो जाएगा n 20। तो 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 + 1 41, 41 बटे 6। अब हम इसे हल करते हैं। तो इसमें 3 का भाग 2 बार जा रहा है, इसमें 7 बार। इसे काटते हैं तो 2 का भाग 1 बार, इसे 10 बार। अब हम इसे गुणा करते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2870। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बटे 2 का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस वन बटे 2 का होल स्क्वायर। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। तो इसी प्रकार हमें पूछ लिया जाता है, जैसे कि 10 की पावर 3 तक पूछ लिया जाता है। तो इनके घनों का योग हमें पूछा जाता है। तो अब हम इसे हल करेंगे इस फॉर्मूलों के द्वारा। तो n का मान हो गया 10, 10 n इंटू वन 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे हल करते हैं
तो ये कट जाएगा 5। तो 5 को 11 से गुणा किया गया तो 55, 55 की होल स्क्वायर। तो 55 को 55 से गुणा किया जाएगा तो 5 को 5 से 25, 5 30, तो ये हो जाएगा 30 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 3025। अब हम किसी संख्या को आसानी से गुणा करना देख लेते हैं कि इसे आसानी से कैसे हल किया जा सकता है जिसके संख्या के अंत में 5 हो। उस संख्या का अगर स्क्वायर करना हो तो हम आसानी से कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे हम। तो अब जैसे कि कोई संख्या ले ली, जैसे 15 ले लिया और 15 का वर्ग हमसे पूछा गया है, तो 15 का वर्ग हो जाएगा, पहले हम 5 का वर्ग लिख देंगे 25। फिर जो संख्या बचेगी उस संख्या को हम उससे अगली संख्या से गुणा करके लिख देंगे। तो एक एक की अगली संख्या होती है 2, तो एक को 2 से गुणा करके लिख देंगे तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 25 का जब हमसे स्क्वायर पूछा जाता है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। इसी प्रकार दो की अगली संख्या होती है 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 625। इसी प्रकार अगली संख्या जैसे कि हम 45 ले लेते हैं, 45 का होल स्क्वायर। तो 5 का वर्ग लिख देंगे, पहले 25, बच गया 4, 4 को उससे अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 4 की अगली संख्या है 5, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, तो ये हो जाएगा 2025। इसी प्रकार हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि 65 ले लेते हैं। 65 का स्क्वायर पूछा जाता है, तो पहले हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। फिर जो संख्या बच गई उसको उससे अगली संख्या से गुणा करके लिख देंगे। तो 6 की अगली संख्या होती है 7, तो 6 को 7 से गुणा करके लिख देंगे, 6 तो 42, तो ये हो जाएगा 42। इस प्रकार हम किसी भी ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 हो और उसका वर्ग करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1। तो पीछे जितने भी हम फॉर्मूले देखे हैं उनमें एन है वो अंतिम संख्या थी, लेकिन एन प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग में एन है वो अंतिम संख्या नहीं है, वो उसमें कितनी संख्याएं दी गई है वो संख्याएं आएगी। तो यहाँ पे एन है वो एन कुल संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमसे पूछ लिया जाता है दो, 2 + 4 + 6 + 8, इस प्रकार जैसे कि हमसे 26 तक पूछ लिया गया है, तो इसमें हम 26 इंटू 27 नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हम इसमें n इंटू एन प्लस 1 की जगह n का मान हो जाएगा 26 का आधा 13, क्योंकि इसमें एक और संख्या बीच में छोड़ी गई है। तो 26 की आधी 13, तो ये हो जाएगा 13 इंटू एन प्लस 1 14। तो 13 को 14 से गुणा करेंगे तो 13 13 169, 169 में 13 और जोड़ेंगे 170, 72, 182। तो इसका आंसर आ जाएगा 182। इसी प्रकार जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8, इस प्रकार हमें
50 तक दिया गया है तो इन संख्याओं का योग पूछा जाता है, तो हम इसमें 50 इंटू 51 नहीं करेंगे, ये गलत होगा। हम इसमें सम संख्याओं का योग पूछा गया है तो 50 की आधी कर लेंगे, 25 हो जाएगा। n है वो कुल संख्याओं की संख्या है, तो इसमें कुल संख्या 25 है, 1 2 3 4 इस प्रकार 50 तक कुल 25 संख्याएं होंगी। तो हम इसे लिखेंगे n 25 इंटू n प्लस 1 26, 25 इंटू 26 करेंगे तो 25 इंटू 25 625 हो गया, और 625 में 25 और जोड़ेंगे तो 650, तो इसका आंसर आ जाएगा 650। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला होता है एन की स्क्वायर। जैसे प्रथम एन कोई विषम प्राकृत संख्या दी गई है और उनके योग पूछ लिया जाता है, तो हम उसे उसका स्क्वायर, वो जितनी भी संख्या है उनका स्क्वायर कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट प्लस 29 तक दिया गया है। तो 29 तक कुल विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 इस प्रकार 29 तक हमारे पास कुल 15 विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो n स्क्वायर हो जाएगा 15 की स्क्वायर, तो 15 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225। इसे भी हम 29 की स्क्वायर नहीं कर सकते, ये गलत होगा, ये 15 की स्क्वायर होगा। यहाँ पे n है वो कुल संख्याएं हैं, अब हम आगे इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग। 51 से 70 तक सभी संख्याओं का योग हम सीधा तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम 1 से लेके 70 तक ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम 1 से 50 तक लेकर ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 से 70 वाली में से 1 से 50 वाली घटा देंगे तो हमारे पास 51 से 70 वाली बच जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं n हो जाएगा 70 इंटू n प्लस 1 71 बटे 2 माइनस 50 तक की घटा देंगे तो 50 इंटू 51 बटे 2, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 25। अब हम इसे हल करके लिख लेंगे। तो 35 को 71 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2485। इसी प्रकार हम 25 को 51 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 25 को 50 से करते हैं तो ये हो जाएगा 125, 1250, 1250 में 25 और जोड़ेंगे तो 1275, तो ये हो जाएगा 1275। तो 2485 में से 1275 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 0121, 1210 बच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1210। इसी प्रकार हम प्रथम जो लगातार प्राकृत संख्या है उनका भी ज्ञात कर सकते हैं, बीच में से भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार वर्गों का ज्ञात कर सकते हैं।
जैसे 51 से 70 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाता तो हम 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग उसमें से घटा के 51 से 70 के निकाल लेते हैं। और ठीक उसी प्रकार घनों में भी हम निकाल लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो दो संख्याओं की सभी संख्याओं का योग 2 अंकों की सभी संख्याएं है वो 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 तक होती हैं। तो 10 से 99 तक हम सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 1 से 99 तक ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 99 इंटू 100 बटे 2। उसमें से 9 तक की घटा देंगे, 9 इंटू 10 बटे 2। तो ये हो जाएगा 9900 माइनस 90 बटे 2। तो ये इसे हल करेंगे तो 9900 में से 90 गया तो 9810 बटे 2। अब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 18 9 4905 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 की स्क्वायर प्लस 32 की स्क्वायर प्लस 33 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 की स्क्वायर के वर्गों का योग क्या होगा। इसमें हमें 31 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। तो 31 से 50 तक की इस संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए हम पहले 1 से 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। तो उस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। तो पहले हम 1 से 50 तक के निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 51 इंटू 2 को 50 से गुणा करेंगे 100 प्लस 1 101 बटे 6। अब हमें 31 से 50 का निकालना है। तो 1 से 50 का निकाल लिया है। इसमें से 1 से 30 तक का घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू एन प्लस वन 31 इंटू 2n प्लस वन 30 दूनी 60 है कि 61 है। तो 61 बटे 6। तो अब हम इसे हल कर लेंगे और जो फाइनल आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। तो अब हम इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 17 बार, 2 का 1 बार, 2 का 25 बार। इसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें 6 का 1 बार, 6 का 5 बार। तो अब हम इसे हल करते हैं तो 25 इंटू 17 इंटू 101 को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 25 का 150, 25 अति 175, 175 250 में 175 जोड़ेंगे तो वो हो जाएंगे 300, 400, 425 को 101 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42,925 और
5 को 31 से गुणा करेंगे तो 5 15 155, 155 को 61 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9455। तो इसे घटाते हैं तो 0, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 4 गए 4, 12 में से 9 गए 3, 33, 470 इसके आंसर आ गया है। इसी प्रकार हम घन में भी ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ तक पूछे उनमें से पीछे वाला घटा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग तो प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो सम प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। तो प्रथम 50 संख्याएं दी गई है, 50 सम संख्याएं दी गई है, तो इसमें सीधी संख्या बता दी गई है, n का मान 50 होगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 51। इसे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 25, 0, 2550 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम 50 विषम संख्याएं 99 तक हो गई है, तो विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो n का मान 50 दिया गया है, तो 50 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का योग तो होगा 2550, और प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा 2500। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रथम n प्राकृत सम एंड विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम n प्राकृत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले, जैसे कि 1 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस डॉट 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 23 की स्क्वायर। इस प्रकार हमसे पूछ लिया जाए, तो पीछे वाले क्वेश्चन में तो हमें प्रथम लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया था, इसमें हमें सम या विषम संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के योग पूछ लिया गया है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, इसका सीधा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे 6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे 6। तो जैसे कि 1 से 23 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें पूछा गया है, तो इसमें n हो गया है 23, इनमें हमें जो लास्ट संख्या दी गई वही लेनी है। तो ये हो गया 23, n प्लस 1 हो गया 24, n प्लस 2 हो गया 25 बटे 6। तो इसे हल करेंगे तो 6 चौक 24, 4 को 25 से करेंगे तो 100, 100 को 23 से करेंगे 2300। इसी प्रकार जैसे कि हम लेते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे कि 2 की स्क्वायर प्लस
4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर डॉट 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 24 की स्क्वायर। जैसे 2 से 24 तक की संख्याओं के सम संख्याओं के वर्गों का योग हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसका भी वही फॉर्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n। 2 नहीं आएगा इसमें, 2 तो लगातार लगातार संख्याओं के वर्गों के योग में आता है। और जो सम या विषम पूछ लिया जाता है तो उसमें 2 नहीं आएगा, तो 2 को हम हटा देंगे। इसमें सीधा आएगा n प्लस 2 बटे 6। तो इसमें n का मान हो गया 24, n प्लस 1 25, n प्लस 2 26 बटे 6। इसमें जो n है वो अंतिम संख्या है। तो इसे हल करेंगे तो 6 चौक 24, 4 को 25 से गुणा करेंगे तो 100, 100 को 26 से करेंगे तो 2600। इसी प्रकार नेक्स्ट हमसे पूछ लिया जाए 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 डॉट डॉट 20 की पावर 3। तो जैसा कि सम या विषम संख्याओं के घनों का योग का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसे हल करने के लिए इसमें 2 की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे, तो ये अंदर बच जाएगा 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 डॉट डॉट 10 की पावर 3। अब ये लगातार संख्याएं बन गई है, तो इनके लगातार संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला हमारे पास सीधा है। तो ये 2 की पावर 3 हो गया 8, इसका फॉर्मूला बन गया है n 10 इंटू n प्लस 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हल करते हैं, 1 5 ये हो गया 55 की स्क्वायर, 55 की स्क्वायर हो गया, ये हो गया 25, 55 की स्क्वायर हो गया 30। इसे 8 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 24,200। तो इसका आंसर आ जाएगा 24,200। अब हमारे पास नेक्स्ट है भाजकता के नियम। अब हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे कि जैसे कि 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है, 3 का भाग कौन सी संख्या में जाता है, कैसे पता चलेगा हमें कि संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं, 2 का भाग जाता है या नहीं। तो हम देख लेते हैं भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, उन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार ऐसी कोई संख्या जिसके अंतिम दो अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2524। अब जैसे कि अंतिम दो अंक 24 में 4 का भाग जा रहा है, तो 2524 पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 8 में अंतिम 3 अंकों में अगर किसी संख्या में, जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या है जैसे कि 52 36 512,
अगर उसमें लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, लास्ट 3 अंकों में हमें 8 का भाग दे के देखना है। अगर लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 512 में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 16 का भाग अंतिम 4 अंकों में, अंतिम 4 अंकों में, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल वापस लेते हैं। तो इसमें जैसे कि 65 12 में अगर 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं 3 और 9 का भाग। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 255, तो इनके अंकों का योग हो गया 5 + 5 10 तो 12, तो 12 में 3 का भाग जाता है तो 255 में भी 3 का भाग जाता है। इसी प्रकार 9 के में भी किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 14 355, तो 5 5 10 10 3 13 13 4 17 17 1 18 18 में 9 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट लेते हैं 5 और 10। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा, और यदि किसी संख्या में 2 व 3 का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भाग भी जाएगा। 2 का भाग देखने के लिए अंतिम संख्या इकाई अंक का वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 का भाग देखने के लिए वह पूरी संख्याओं के अंकों का योग है, पूरी संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं 7 का। 7 का भाजकता का नियम है, यदि कोई भी संख्या है, जैसे कि कोई 3 अंकों की संख्या है तो उसके लिए तो हम भाग दे के देखेंगे। 3 अंकों की संख्या में भाग दे के देखेंगे। और जैसे कि 3 अंकों से ज़्यादा अंकों की कोई संख्या है, जैसे 4 अंकों की संख्या हम लेते हैं कोई 72 17, तो इसमें अंत से 3 3 अंकों का ग्रुप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 217। अब 217 में से जो संख्या और बच गई है वो घटा देंगे, तो 217 में से 7 बचा है तो 7 घटाएंगे तो वो हो जाएगा 210। अब इस संख्या में अगर 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, तो 210 में 7 का भाग जा रहा है 30 बार, तो 7217 में भी 7 का भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई 5 अंकों की संख्या है, जैसे कि 43 386, इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये देखने के लिए अंत से 3 3 संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 386 और 43। अब 386 में से 43 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3। अब अगर 343 में 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, तो 343 में 7 का भाग जाता है, 7 चौक 28, 6 3 7 9 63 49 बार जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 6 अंकों की संख्या लेते हैं कोई, जैसे कि 6 अंकों की संख्या हो गई 356,
251। अंत से तीन तीन संख्या का ग्रुप बनाएंगे। अब इनमें से जो भी ग्रुप बड़ा है उसमें से छोटा वाला ग्रुप घटा देंगे। ये आवश्यक नहीं है कि अंत वाले ग्रुप से ही घटाए, इसमें जो ग्रुप भी बड़ा है उससे छोटा वाली संख्या घटा देंगे। तो 356 में से 251 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 105। अब अगर 105 में 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो 105 में 7 का भाग जाता है, ये हो जाएगा एक बार, 3 35 5 बार। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7 संख्या होगा। जैसे कि सीधा 8 संख्या का ग्रुप बना लेते हैं हम। 25 76 34 72। अब इसमें लास्ट से तीन तीन संख्या का ग्रुप बनाएंगे। अंत में 2 का ग्रुप बना है। दो के ग्रुप के लिए अब इसे अल्टरनेटिव ग्रुप के रूप में जोड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप ये हो गया 472 का, एक ग्रुप हो गया 763 का, एक ग्रुप हो गया 25 का। तो अल्टरनेट ग्रुप को जोड़ेंगे, एक ग्रुप को छोड़ के तीसरा ग्रुप जोड़ेंगे साथ में, तो ये जुड़ जाएगा। अब अगर आगे कोई ग्रुप और बनता तो वो इसमें जुड़ जाता। अब 472 में 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 7 9 497। और दूसरी संख्या हमारे पास 763 है, तो 763 बड़ी है तो बड़ी संख्या से छोटी वाली घटा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 में से 7 जाएंगे तो 6, 15 में से 9 जाएंगे तो 6, ये हमारे पास हो गए 6, 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 266। अब अगर 266 में 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। तो इसमें 7 का भाग देते हैं तो 7 तिया 21, बच गए 5, 56, 7 8 56। तो 38 बार इसमें भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। इस प्रकार हम 7 का भाग दे के चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है 11 का भाग। 11 का भाग देने के लिए हमें या तो अल्टरनेटिव डिजिट का योग है वो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। हम इसे लिख सकते हैं एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 का गुणज होना चाहिए। तो जैसे कि कोई संख्या लेते हैं 25 67 345। तो इसमें एकांतर अंकों के योग का अंतर वो 0 अथवा 11 का गुणज होना चाहिए। तो एकांतर अंक लेते हैं तो 2 6 3 5 एक साथ हो जाएंगे, 5 7 4 एक साथ हो जाएंगे। तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़े 11, 11 5 16। अब ये 16 हो गए और ये हो जाएंगे 5 और 7 12, 12 और 4 16। तो ये भी 16 हो गए तो इसका अंतर 0 हो गया। तो एकांतर अंकों के योग का अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। जैसे कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए। अगर ऐसी संख्या बनती है तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या में 6 अंक हो और सभी एक समान हों, तो उसमें हमेशा 7 का, 11 का और 13 का भाग जाएगा। अगर ऐसी कोई भी संख्या है जिसमें 6 अंक है और 6 अंक सभी समान हैं, तो उसमें हमेशा 7 का, 11 का और 13 का भाग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं 6 6 6 6 6। 6 संख्या होनी चाहिए, सभी सेम होनी चाहिए। जैसे ले लेते हैं 4 4 4 4 4 4। तो ये 6 संख्या हो गई और सभी अंक समान हैं, तो इसमें हमेशा 7 का भाग भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या हो जिसमें 6 डिजिट हो और सभी सेम हो, तो उसमें हमेशा 7 का, 11 का और 13 का भाग जाता है। अब हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे हम कैसे पता करेंगे कि किसी संख्या में 15 का भाग जाता है या नहीं। तो 15 का भाग चेक करने के लिए उस संख्या में 3 का और 5 का भाग जाना चाहिए। अगर उस संख्या में 3 का और 5 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में 15 का भाग भी जाएगा। और 3 का चेक करने के लिए उस संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए और उस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए 5 का चेक करने के लिए। इसी प्रकार हम कैसे चेक करेंगे कि किसी संख्या में 28 का भाग जा रहा है या नहीं। तो हम 28 के सह अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। तो सह अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे 7 और 4। तो अगर किसी संख्या में 7 का और 4 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 28 का भी भाग जाएगा। इसी प्रकार कैसे पता चलेगा कि किसी संख्या में 45 का भाग जा रहा है या नहीं। तो 45 का भाग जाने के लिए उसके सह अभाज्य गुणनखंड 5 और 9 का भाग भी उस संख्या में जाना चाहिए, तभी उस संख्या में 45 का भाग जाएगा। ये जरूरी नहीं कि किसी संख्या में जैसे कि 5 और 9 की जगह हम ले लें उसकी गुणनखंड 3 × 3 ले लें। अगर 3 का भाग जाता है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें 45 का भाग भी जाएगा। उसके सहअभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, जैसे कि 5 और 9 सहअभाज्य गुणनखंड है, इसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाते और इनका वो टुकड़े भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमें सहभाज्य गुणनखंड लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि 99 किसी संख्या में 99 का भाग जा रहा है या नहीं। तो 99 का सहभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं, जैसे कि 9 और 11। अगर किसी संख्या में 9 का और 11 का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 99 का भाग भी जाएगा। अब हम विभाजकता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यदि संख्या 3 5 स्टार 2 1 3 से विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ये हमें संख्या दी गई है, ये संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। 3 से विभाजकता का नियम है कि उस संख्याओं के अंकों का योग है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 और 5 8 हो गए, 8 और 2 10, 10 1 11। अब 11 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य 12 है, तो इसमें स्टार का न्यूनतम मान 1 हो सकता है। तो अगर हम इसे लिखते हैं 35 121, तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे न्यूनतम से न्यूनतम संख्या लेनी है, तो न्यूनतम संख्या यहाँ 1 है, तो इसलिए स्टार का न्यूनतम मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संख्या 273 स्टार 12 9 से विभाज्य है, तो स्टार का मान क्या होगा? 273 स्टार 12 वो 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाजकता का नियम है कि वह संख्याओं के अंकों का योग है, वो भी 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम इसके अंकों का योग ज्ञात कर लेते हैं। 2 7 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 1 15। तो 15 है, 15 9 से विभाज्य नहीं है, तो न्यूनतम मान लेते हैं। तो इसका न्यूनतम मान 3 होना चाहिए, तो 15 3 18 हो जाएगा। तो ये संख्या एक तो बन जाएगी 27 33 12। तो यहाँ पे स्टार का न्यूनतम मान 3 हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 23 स्टार 158 11 से विभाज्य है, तो स्टार का मान क्या होगा? तो 23 स्टार 158 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य होने के लिए जो एकांतर अंकों का योग है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणज में होना चाहिए। तो 2 स्टार 5 और 3 1 4, 4 8 12, तो ये 12 है। और इधर वाले हो गए 2 और 5 7 7, तो ये या तो 5 होना चाहिए, तभी 7 और 5 12 हो जाएंगे और फिर इनका अंतर 0 हो जाएगा। तो 11 का गुणज तभी 11 से विभाज्य तभी होगा या तो इसके अंकों का योग है वो एकांतर रूप में 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो 0 करने के लिए हम 2 स्टार और 5 को जोड़ते हैं तो वो 7 होते हैं, 7 प्लस स्टार होता है। और एकांतर वालों को इनको जोड़ते हैं तो ये 3 और 1 4, 4 8 12 हो गए। तो 7 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो यह भी 12 हो जाएगा और 12 का अंतर 0 हो जाएगा। तो स्टार की जगह हम 5 लिखते हैं तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये संख्या हो जाएगी 23 5 158। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4p3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है, जब 13q7 11 से विभाजित है, तो p प्लस q का मान क्या होगा? इसमें दिया गया है कि 4p3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13q7 प्राप्त होती है जो कि 11 से विभाजित है। तो p प्लस q का मान क्या होगा? तो हम इसे जोड़ के देख लेते हैं। तो 3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7, p प्लस 8 को जोड़ते हैं तो q 4 प्लस 9। अब हम यहाँ से पता चलेगा कि 4 और 9 को जोड़ते हैं तो वो 13 ही होते हैं अंत में। तो p का मान न्यूनतम हमें लेना है, तो p में इतना p का मान हम इतना ही ले सकते हैं कि उसकी असल आगे नहीं जुड़नी चाहिए। तो 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा, p का मान 1 आ जाएगा, q का मान 9 आ जाएगा। अगर हम 2 जोड़ते हैं तो साथ में ये 2 और 8 10 हो जाएंगे और 10 की एक असल जुड़ती है, तो जो कि आगे वाला 14 हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि आगे हमें 13 दिया गया है। तो p का मान 1 होगा, q का मान 9 होगा। तो हमें p प्लस q का मान पूछा गया है, तो p का मान 1 है प्लस q का मान 9 है, तो ये इसका आंसर 10 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या p 6 3 5 1 5 2 2 q 36 से विभाज्य है, तो p व q का मान क्या होगा? संख्या p 6 3 5 1 5 2
तो क्यों 63, 51, 52, 2 क्यों 36 से विभाज्य है, तो पी व क्यू का मान क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं 36 से विभाजकता का नियम है कि वह संख्या 4 और 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब कोई संख्या 4 से विभाजित होने के लिए उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक जैसे 2 और क्यू हैं, तो यहाँ पे क्यू की जगह 0 लेते हैं, तो उसमें 2 का भाग जाए 4 का भाग जाएगा। उसके बाद हम इसे 4 लेते हैं क्यू का मान, तो 24 में 2 का भाग जाएगा। उसके बाद 8 लेते हैं तो 4 का भाग जाएगा। तो क्यू का मान 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। अब पी का मान हमें पूछा है, तो जैसे कि हम इसमें न्यूनतम मान 0 लेते हैं, तो अब 9 का विभाजकता का नियम है 9 का विभाजकता का नियम है कि इसके सभी अंकों में भी अंकों के योग में भी 9 का भाग जाना चाहिए। तो हम जैसे कि 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 8, 0 ये हो जाएगा 2, 4, 4, 5, 9, 10, 15, 18, 24, तो 9 का भाग जाता है 27 में। तो पी का मान न्यूनतम मान लेते हैं तो 3 ले सकते हैं। उसके बाद 27 के बाद जाता है 36 में। तो अगर हम Q का मान 0 लेते हैं तो P का मान 3 हो जाएगा। अगर Q का मान 4 लेते हैं तो P का मान 2 6, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 14, 19, 22, 22 और 6 28, 28 में अब 36 करने के लिए हमें जोड़ने पड़ेंगे 8, 8 हो जाएगा। अगर 0 लेते हैं तो Q का मान P का मान 3 आ जाएगा। अगर Q का मान 4 लेते हैं तो P का मान 8 आ जाएगा। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 30A0867B 88 से विभाज्य है, तो 3A प्लस B का मान क्या होगा। 30A0867B 88 से विभाज्य है। कोई संख्या 88 से विभाज्य होने के लिए वह संख्या 11 और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 से भाजकता का नियम है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, और 11 से विभाज्य का मतलब है कि इसके एकांतर अंकों का योग है वो 0, अंकों के योग का अंतर है वो 0 या फिर 11 का पूर्णज होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंकों में पहले हम 8 का भाग देखेंगे। तो सबसे पहले हम 8 का भाग देने के लिए जैसे कि B का मान 2 लेके देखते हैं, तो 672 में 8 का भाग देंगे तो 8 पंजो 40, 8 7 56, 8 64, 3 32, 8 चौक 32, 84 बार। तो जैसे कि B का मान हम 2 लेते हैं तो इसमें 8 का भाग चला जाता है। अब 11 का भाग जाने के लिए एकांतर संख्याओं का अंतर अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो एकांतर अंक लेते हैं तो 2 6 8, 8 0 8, 8 0 8, 8, जैसे ये 8 हो गया है। और इधर से ये करते हैं तो 3, 3 प्लस A प्लस 8, 11, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस A हो गया है ये। तो
इसमें हमें अंतर है वो फिर मिनिमम 11 आना चाहिए। तो एक की जगह एक लेते हैं तो ये 19 हो जाता है, 19 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास 11 बच जाएगा। 11 का भाग देने के लिए या तो अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, तो 11 का गुणज हो जाएगा ये। तो ए का हो जाएगा 1, तो ये संख्या हो जाएगी 30, 10867 2। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम घनमूल व वर्गमूलों के बारे में देखेंगे।